आइए अब आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। पिछले वीडियो में हमने हुमायूं से चौसा और कन्नौज के युद्ध के बारे में बात करी, और उसके बाद जो है कैसे हुमायूं की असफलता के वो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण हुमायूं असफल हुआ शेरशाह सूरी के खिलाफ। तो इसकी असफलता के सारे कारणों पर हमने चर्चा करी पिछले वाले वीडियो में। अब उसके बाद देखते हैं कि वहाँ के बाद जब हुमायूं असफल हुआ, तो असफल होने के बाद जब दिल्ली का साम्राज्य इसके हाथों से निकल जाता है, तो दिल्ली का साम्राज्य जब इसके हाथों से निकल जाता है तो उसके बाद जो है ये निष्कासित जीवन जीने लगता है। और उसके बाद अब आगे इस हुमायूं का निष्कासित जीवन कैसे रहा क्या, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हुमायूं के निष्कासित जीवन की बात है, तो 1540 से लेके 1555 ये जो समय होता है, इस दौरान हुमायूं जो है निर्वासित हो जाता है। वो दिल्ली का साम्राज्य इसके हाथों से निकल जाता है। जब दिल्ली का साम्राज्य इसके हाथों से निकल जाता है तो ये एक निष्कासित व्यक्ति के समान ये काबुल, कांधार और सिंध के क्षेत्रों में चला जाता है विचरण करता हुआ। जब ये सिंध के क्षेत्रों में चला जाता है तो यहीं पर हिंदाल जो इसका छोटा भाई होता है, जिसका नाम होता है हिंदाल। ठीक है, इसके छोटे भाई हिंदाल के गुरु होते हैं मीर अली अकबर। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर, मीर अली अकबर। ठीक है, इसके भाई हिंदाल के गुरु होते हैं मीर अली अकबर। ये नाम याद रखिएगा, इस नाम को मत भूलिएगा, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। इसका मतलब समझते ही होंगे कि विशेष इस पर हमने फोकस किया है। तो मीर अली अकबर जो हिंदाल के गुरु होते हैं, इन्हीं की पुत्री होती हैं, इनकी पुत्री थी जिनका नाम होता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम इनकी पुत्री होती हैं हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम से ही हुमायूं ने अपना विवाह किया था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है और पूछा ही जाता है। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन कई बार आया है और हमेशा आता है, चाहे वो बैंक में हो, एसएससी, रेलवे से लेते हुए, मतलब वनडे के सारे एग्ज़ामों से लेते संबंधित, और यूपीएससी में भी ये एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि हुमायूं ने का विवाह किसके गुरु की पुत्री के साथ हुआ था। तो हिंदाल की गुरु की पुत्री के साथ हुआ। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो आप बता सकते हो कि हिंदाल की गुरु की पुत्री के साथ हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसा बन सकता है, हुमायूं का विवाह किसकी पुत्री के साथ हुआ था। तो जब किसकी पुत्री की बात करेगा तो मीर अली अकबर हो जाएगा। पुत्री का नाम क्या था। अगर ये पूछेगा कि अब तीसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था। अगर ऐसा पूछता है तो हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं का विवाह हुआ था। मरियम, इसके बाद आइए इसका एक और नाम होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमीदा बानो बेगम को, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमीदा बानो बेगम को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ऐसा पूछता है कि हमीदा बानो बेगम को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका एक और नाम होता है, नाम क्या क्यों यूँ कहें तो इसकी उपाधि समझ लीजिए, नाम होता है मरियम मकानी। मरियम मकानी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब थोड़ा सा डीप में जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डीप में जाने के बाद ही ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, बट ये है कि जब डीप में जाएगा तो ज़रूर ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ये पूछेगा कि हमीदा बानो बेगम का अन्य क्या नाम था, या ऐसे पूछ सकता है कि मरियम मकानी कौन थी, तो आप बता सकते हो कि मरियम मकानी हमीदा बानो बेगम थी। ठीक है, या हमीदा बानो बेगम को अन्य नाम यानी मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला एक लगे हाथ और क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी जान लेते हैं। हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी के नाम से जाना जाता है, जबकि जोधाबाई ये नाम बड़ा फेमस है, आप जानते भी होंगे, कई बार ये धारावाहिक में भी आया है। तो जोधाबाई का एक नाम था, इसका नाम था हमीदा बानो बेगम का नाम था मरियम मकानी और जोधाबाई का नाम था मरियम उज़्ज़मानी।
मरियम उज़-ज़मानी। ठीक है, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जानते रहिएगा कि मरियम उज़-ज़मानी किसका नाम था और मरियम मकानी। ठीक है, तो मरियम मकानी ये हो गई और मरियम उज़-ज़मानी जो है जोधाबाई हो गई। ठीक है, और शाह बेगम किसका नाम था? शाह बेगम। ठीक है, मान बाई का नाम होता है शाह बेगम, मान बाई। लगे हाथ 2-3 लोगों का नाम जान लीजिएगा। मान बाई का नाम था शाह बेगम। ठीक है, तो ये इसके नाम थे, जानते रहिएगा, कभी भी पूछता है। तो हमीदा बानो बेगम या मरियम मकानी ये हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी और इन्हीं के साथ जो है हुमायूं का विवाह हुआ। इसी से हुमायूं को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होता है अकबर, जो आगे चल के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट के रूप में मुग़ल शासन सत्ता पर आसीन होता है। तो ये भी पूछा जाए कि अकबर किसका पुत्र था, तो मरियम मकानी का पुत्र होता है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। यहाँ तक आप क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके पश्चात हुमायूं का एक विश्वास पात्र जो हुमायूं के साथ था वो भी इसका साथ छोड़ जाता है और यहाँ से निर्वासित होकर हुमायूं आगे बढ़ते हुए जोधपुर के शक्तिशाली शासक मालदेव की सहायता का आश्वासन इसको प्राप्त हुआ होता है और हुमायूं उनसे मिलने जोधपुर की तरफ चल दिया। बाद में संभवतः शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति और उसके प्रभाव के कारण जोधपुर के शासक मालदेव, जोधपुर का जो शासक होता है मालदेव, ये प्रारंभिक समय में जो है हुमायूं की मदद करने का इसने आश्वासन दिया और कहा हुमायूं से कि आइए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। लेकिन बाद में जब इसने देखा कि हुमायूं की कंडीशन पहले जैसी नहीं रही, हुमायूं की कंडीशन ख़राब हो गई है, ऐसी अवस्था में और शेरशाह का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उत्तरोत्तर शेरशाह विजय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में इसने ये सोचा कि शेरशाह सूरी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। शेरशाह सूरी चूँकि हुमायूं को वो निर्वासित करना चाहता था, इन क्षेत्रों में वो हुमायूं के देखना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है ये अगर ये इसने जो है मालदेव ने हुमायूं की मदद की अगर करता ये, तो कहीं न कहीं जो है शेरशाह सूरी से परेशान करता, इसके ऊपर आक्रमण करता और इसी भय से, इसी डर से जो है मालदेव ने हुमायूं को कोई सहायता नहीं दी। और उसके बाद हुमायूं को जब ये कोई सहायता नहीं देता, हुमायूं जो है फिर ये वापस चला जाता है। ठीक है, तो हुमायूं इससे मिला नहीं बल्कि ये वापस चला गया यहाँ से। तो जब ये वापस चला जाता है तो 1544 ईस्वी में लगभग हुमायूं ने ईरान के शाह तहमास्प के संरक्षण में ये अपने आप को रखता है और यूँ कहें तो हुमायूं की जो है ईरान के शाह तहमास्प की अधीन सहायता के लिए उसके पास चला जाता है। शाह तहमास्प ठीक है, शाह तहमास्प की सहायता, ईरान का शासक होता है शाह तहमास्प, कहीं कहीं तहमास्प देता है, चाहे तहमास्प कुछ भी कहे, तहमास्प भी देता है चाहे तहमास्प, कोई दिक्कत नहीं नाम में। ठीक है, उसके संरक्षण में चला गया और उसी वर्ष इन शर्तों के बाद कि हुमायूं शिया बन जाएगा, अपने राज्य की सीमाओं में शिया धर्म का प्रसार करेगा। कंधार जीतने के पश्चात उसे ईरान को दे दिया गया। कामरान से कंधार और काबुल जीत लिया गया। चूँकि शाह तहमास्प, इसको क नहीं प कर देते हैं, शाह तहमास्प ये शिया संप्रदाय को मानने वाला था। किसको? तो शिया संप्रदाय। ठीक है, तो ये शिया संप्रदाय को मानता था। तो इसने हुमायूं ने शिया संप्रदाय को अपना लिया और ये इसको आश्वासन दिया, शाह तहमास्प को इसने आश्वासन दिया कि जो है ये शिया संप्रदाय अपनाकर शियाओं के प्रति जो है शियाओं के प्रति एक श्रद्धापूर्वक व्यवहार करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो है तहमास्प की तरफ से जो है ये हुमायूं जो है लगभग 1544 में कांधार जीतने में इसकी मदद करेगा। कांधार उस समय जो है एक यूँ कहें तो
उस समय जो है कंधार को जीतना जो है असंभव था, बड़ा मुश्किल होता था कंधार को जीतना। तो ऐसी समय में एक युग कहें तो बहुत दुर्गम किला होता था कंधार का, जिसको जीतना बड़ा दुर्जय हुआ करता था। तो ऐसी अवस्था में शाह तहमास्प से इसने संधि करी और संधि के फलस्वरूप इसने कहा कि कंधार के लिए आपकी हम सहायता करेंगे, और फिर इसकी सहायता से कंधार को जीत लिया जाता है। और जीतने के बाद काबुल और कंधार को जब इसने जीत लिया तो हुमायूं की समस्याओं का यहाँ से भी कोई हल नहीं निकला। यद्यपि हिंदाला और यादगार मिर्ज़ा हुमायूं के साथ आ गए और बैरम खां हुमायूं का एक योग्य वफादार सरदार सिद्ध हुआ, परंतु कामरान और अस्करी अब भी इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, चूँकि बैरम खां ने इसे बहुत सहयोग किया। बैरम खां को ये खान बाबा कह के बुलाता था, प्यार से जी है, तो खान बाबा कह के इसको बुलाता था। और ये आजीवन बैरम खां ने हुमायूं की आजीवन जो है सेवा करी, और एक वफ़ादार ये हुमायूं का एक सिपाही होता है, सच्चा सिपाही होता है, उसके हर युद्धों में वफ़ादारी पूर्वक इसने हुमायूं का साथ दिया। और पूरे निर्वासित जीवन में जो है बैरम खां ने हुमायूं का एक ऐसा अकेला व्यक्ति होता है जिसने पूरी तन्मयता के साथ हुमायूं की सेवा करी और उसके सुख दुख में हमेशा हुमायूं के साथ रहा। जैसे ये कहा जाए कि ये कहा भी जाता है कि असली मित्रता की पहचान ऐसी घड़ी में होती है, तो ये बिल्कुल एज खरा सोना होता है बैरम खां हुमायूं के लिए। और इसने हुमायूं का पूरी तरह से इसने सहयोग किया। बैरम खां ने एक सच्चा और वफादार सेनापति था ये हुमायूं का, तो बैरम खां ने अपने आप को पूरी तरह से हुमायूं को समर्पित कर दिया था और हर युद्धों में लगभग इसने हुमायूं की सहायता करी। लेकिन इसके दो और भाई जो कामरान और अस्करी, ये दोनों जो है, चूँकि दोनों भाई थे, इन लोगों ने हमेशा इसको परेशान किया। उसने कभी अफ़गानों की सहायता ली, कभी उज़्बेकों की सहायता ली, सिंध के अमीरों की कभी सहायता ली, परंतु प्रत्येक बार वह पराजित हुए। और प्रत्येक बार हुमायूं ने क्या किया कि कामरान अस्करी को हर बार जो है इसने क्षमा कर दिया। कामरान अस्करी को यही इसकी उदारता, इसके लिए समस्या खड़ी हो जाती थी कि कामरान और अस्करी इसके दोनों भाई थे, और इन दोनों भाइयों को कई बार इसने पराजित भी किया, लेकिन भाइयों को दंडित नहीं किया, मारा नहीं इनको। तो यही उदारता इसकी कहीं न कहीं इसके लिए समस्या खड़ी कर रही थी। तो ऐसी घड़ी में जब इसने देखा कि बार बार जो है कामरान और अस्करी इसके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो इसने कामरान और अस्करी को चूँकि हमेशा माफ़ करता आया था, तो इसने बहुत बाद में इनको दंडित करने का मूड बनाया और कामरान की आंखें निकाल ली गई और उसे मक्का जाने की आज्ञा दे दी गई, जहां 1557 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार अस्करी को भी कैद से मुक्त कर मक्का जाने की आज्ञा दे दी गई, और लगभग 1558 में अस्करी की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये इनके रास्ते से दोनों कांटे हट गए 1558 में लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी अस्करी की भी मृत्यु हो जाती है 1558 में अस्करी। ठीक है, कामरान के मरने के बाद अस्करी कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, और लगभग 1558 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही कामरान के प्रति इसकी उदारता इसके लिए समस्या खड़ी कर देती है। और इनकी मृत्यु के बाद हिंदाल चूँकि हुमायूं से बड़ा इसका प्रेम स्नेह भी था, और ये लगातार कई युद्धों में हुमायूं की तरफ से लड़ा था। 1551 में ये भी मारा जा चुका था। इस प्रकार लगभग 1554 में हुमायूं अपने भाइयों से छुटकारा पा चुका था और अफ़गानिस्तान को अपनी अधीनता में लेने में सफल हुआ। उस समय एक बार फिर उसे अपने भारत के खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने भाइयों से लगभग 1554 में पूरी तरह से भाइयों से ये अपने छुटकारा पा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कब अपने भाइयों से छुटकारा पाया? 1554 में। ठीक है, 1554 में ये अपने भाइयों से पूरी तरह से छुटकारा पा जाता है। ठीक है, और उसके बाद पुनः इसने भारत के खोए हुए साम्राज्य को पाने का प्रयास किया, और आगे अब इसके बारे में बात करेंगे कैसे इसने भारत के साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। आइए अब आगे देखते हैं हुमायूं की भारत की पुनः विजय।
हुमायूं द्वारा भारत की पुनः विजय ये 1500, इसका जो टाइम होता है 1555-56, ये टाइम होते हैं जब ये निर्वासित होने के बाद धीरे धीरे जो है जब अपने भाइयों से ये छुटकारा पाता है तो भारत को फिर से जीतने की इसके मन में एक अभिलाषा जागृत हो गई। भारत को फिर से अधिकृत करने की अभिलाषा इसके मन में जब जागी तो उस समय शेरशाह सूरी का अंत हो चुका था और शेरशाह सूरी के मरने के बाद अगला जो शासक होता है इस्लाम शाह सूरी। चूँकि शेरशाह सूरी एक शक्तिशाली शासक था, उसके समय में उसके जीवन काल में कभी भी हुमायूं ने प्रयास नहीं किया भारत को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए, और उस समय हुमायूं की स्थिति भी वैसी नहीं थी कि ये भारत को अपने अधिकार में ले पाता, और हमेशा जो है ये परेशान भी रहा निर्वासित जीवन में सिंध और काबुल के क्षेत्रों में हमेशा, और सिंध और काबुल का आसपास का जो क्षेत्र होता है इसके भाई कामरान वहाँ पे शासन करता था, तो कहीं न कहीं कामरान से भी इसका हमेशा युद्ध होता रहता था। तो ये इसकी पराजय का इसके भारत को पुनः जीतने के लिए एक इसके अभियान में यूँ कहे तो इसका भाई कामरान एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में इसके सामने था। लेकिन जैसे ही अपने भाइयों से जो है निपटता है 1554 तक अपने भाइयों से जब ये निपट लेता है, छुटकारा पा जाता है, तब पुनः जो है भारत को जीतने का इसने प्रयास किया। और ऐसे समय में ये एक इसके लिए शुभ अवसर के समान था। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी जैसा शक्तिशाली शासक अब इस संसार में नहीं रहा। शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसका जो अगला उत्तराधिकारी होता है इस्लाम शाह सूरी उतना शक्तिशाली शासक नहीं होता, और इसीलिए जो है इसके लिए एक शुभ अवसर के समान ये होता है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है, और इस्लाम शाह अफ़गानों की स्वतंत्र प्रकृति को नष्ट करने में असमर्थ रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात अफ़गानों में फूट पड़ गई। इस्लाम शाह के पुत्र फिरोज़ शाह की हत्या करके उसके मामा मुबारिज खान ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि ग्रहण की। वह अयोग्य और विलासी शासक हुआ। मोहम्मद आदिल शाह अगला जो शासक होता है फिरोज़ खां, इसने एक उपाधि धारण की मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह की उपाधि धारण कर एक अयोग्य और विलासी शासक होता है। कैसा होता है? तो अयोग्य एवं विलासी शासक, अयोग्य एवं विलासी शासक सिद्ध हुआ ये। ठीक है, अयोग्य और विलासी शासक सिद्ध होता है आदिल शाह। ये अफ़गानों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था में जब ये बिल्कुल अभिलाषी हो जाता है तो लाहौर में सिकंदर शाह ने, बयाना में इब्राहिम शाह ने और बंगाल में मोहम्मद शाह ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और दिल्ली पर सबसे पहले इब्राहिम शाह ने और फिर इसके पश्चात सिकंदर शाह ने अपना अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले इब्राहिम शाह इसने दिल्ली पर अधिकार किया, और उसके बाद इब्राहिम शाह के बाद जो है सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से ये आपस में जो है इनके बीच में युद्ध चल रहा था। एक तरफ इब्राहिम शाह, दूसरी तरफ जो है सिकंदर शाह सूरी, और उसके बाद जो है बयाना और ये सारे क्षेत्र सिकंदर शाह के ही अधिकार में थे, और बंगाल में इसी समय मोहम्मद शाह ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। जबकि अफ़गानों में आपस में संघर्ष जब चल रहा था तो हुमायूं ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो 1554 ईस्वी में हुमायूं ने पेशावर की ओर बढ़ा। पेशावर ये कहाँ है? पेशावर तो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है पेशावर। तो ये हुमायूं आगे बढ़ता है 1554 में करीब, जब 1554 में ये जब हुमायूं पेशावर की तरफ बढ़ रहा था, और इस समय जो है ये सारे लोग कहीं न कहीं ये सारे अफ़गान शासक आपस में जो है उलझे हुए थे। और जब ये सब आपस में उलझे हुए होते हैं
तो हुमायूं के लिए एक अवसर के समान होता है। और इसी समय ये पेशावर की तरफ यानी पाकिस्तान पेशावर से आगे बढ़ रहा था इस समय हुमायूं, और 1555 के प्रारंभ में यह लाहौर तक के प्रदेश को सरलतापूर्वक जो है अतिक्रमण करता हुआ ये लाहौर तक आ जाता है। लाहौर ये भी पाकिस्तान में ही है, तो लाहौर तक 1555 में 1555 के लगभग ये जो है लाहौर तक जो है आ जाता है यहाँ पर। जब ये लाहौर तक आ जाता है तो जब ये सरलतापूर्वक लाहौर तक चला आया और यहाँ तक जो है आराम से इन क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया, तो सिकंदर शाह जिसने थोड़े समय पहले इब्राहिम सूर को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया था, एक बड़ी सेना तातार खां और हैबत खां के नेतृत्व में मुगलों का सामना करने के लिए भेजी। तातार खां और हैबत खां, तातार खां और हैबत खां, ठीक है। तो तातार खां और हैबत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना, एक विशाल सेना हुमायूं को रोकने के लिए इसने जो है भेजा। और दोनों के बीच में मच्छीवाड़ा एक जगह होती है, ये 15 मई होता है, समय होता है 15 मई का, 15 मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट युद्ध है। सारे युद्धों में जैसे मैंने इसके पहले सारे युद्धों की बात करी, उसमें ये भी एक प्रकार का 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध जिसमें मुग़लों की विजय हुई थी। इस युद्ध में लगभग संपूर्ण पंजाब मुग़लों के अधिकार में चला गया, ठीक है। ये भारत को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला हुमायूं का एक सफलतापूर्वक कदम रहा। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध, यहाँ से पूछा जाता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ। अगर ये पूछा जाए कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, तो आप बता सकते हो कि 15 मई 1555 में ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ, तो एक तरफ तातार खां और हैबत खां, का बोलत रहे हमें याद दिलाए, तातार खां और हैबत खां एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होता है हुमायूं। तो तातार खां और हैबत खां को हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध में पराजित कर दिया। तो भारत को पुनः प्राप्त करने की दिशा में ये हुमायूं का एक पहला सफलतापूर्वक कदम रहा। और इसके बाद एक निर्णायक युद्ध होता है जिसको कहते हैं कि ये तो हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है, वो 21 जून को होता है, 21 जून 1555 ये होता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ये दोनों युद्ध बड़े फेमस हैं, मच्छीवाड़ा का भी है और सरहिंद का भी है। डेटिंग सहित याद रहना चाहिए, एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए पूरी तरह से। जैसे मैंने पूछा आपसे कि पानीपत का कब युद्ध हुआ, तो आप बताओगे 21 अप्रैल। ये नहीं आपको बताना है कि 1526 में हुआ, तो गलत हो जाएगा। ये सारी डेटिंग आपको, चूँकि देखिए जो जहाँ से ये मुग़ल वंश का जो इतिहास शुरू होता है, यूँ कहें मुग़ल क्या सल्तनत वंश का इतिहास शुरू हो जाता है। इतिहास में सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो इसकी डेटिंग है। अगर आपको डेटिंग पर कमांड नहीं है तो हिस्ट्री पर कमांड नहीं है। तो इसलिए आपको डेटिंग बाय डेटिंग एकदम एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए। जब हमने बताया आपको कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो कब हुआ, आपको आना चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का ये प्रथम युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय युद्ध 1556 में कब हुआ, तो द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556। किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो आप बता सकते हो अकबर और दूसरी तरफ कौन था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। और तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी, याद रहना चाहिए 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी। ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये पानीपत के तीनों युद्ध हैं, एक साथ लगे हाथ हमने बता दिया। अभी चल रहे थे ये, लेकिन फिर भी मुझे लगा ये ज़रूरी है तो इसको जानते रहिएगा। ये तीनों पानीपत के युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा पूछे जाते हैं ये तीनों युद्ध।
तो 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556 और 14 जनवरी 1761, ऐसे ही एक फ्रेम बना लीजिएगा, फ्रेम में बना के इसको डाल दीजिएगा तो याद रहेगा। चूँकि सारे जब एक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों के लिए आप फ्रेम बना लिया करिए, ये फ्रेम बना के ऐसे उस फ्रेम में डाल दिया करिए, तो इससे आपको याद होगा जब भी आप एक क्वेश्चन उठाएंगे तो तीनों मिल जाएंगे एक जगह एक साथ। ठीक है, ये ट्रिक है, बहुत अच्छा है, आप ऐसे करोगे तो आपको याद रहेगा, भूलेंगे भी नहीं आप लोग। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 21 जून 1555 को। सरहिंद के युद्ध में एक तरफ तो मुगल सेना होती है हुमायूं के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ कौन होता है? सिकंदर सूर होता है, जो तातार खां और हैबत खां को जिसने हुमायूं का रास्ता रोकने के लिए भेजा था। जो मच्छीवाड़े युद्ध में ये दोनों पराजित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। उसके बाद जो है सिकंदर सूर स्वयं इनके खिलाफ युद्ध में रणभूमि के मैदान में आ डटा, और ये युद्ध जो होता है सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में सिकंदर सूर इस युद्ध में सिकंदर सूर पराजित होता है, और पराजित होने के बाद मारा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हुमायूं के हाथ में पुनः जो है भारत की सत्ता दोबारा आ जाती है। तो ये एक निर्णायक युद्ध होता है। सरहिंद का जो युद्ध है ये कैसा युद्ध रहा? तो ये निर्णायक युद्ध हुआ, और इस निर्णायक युद्ध में जो है अफगानों ने भारत की सत्ता को सदा के लिए खो दिया। हुमायूं ने आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और जुलाई 1555 ईस्वी में आगरा, संभल आसपास के क्षेत्रों पर भी मुगलों का परचम लहरा गया। तो इस तरीके से हुमायूं का झंडा फिर से जो है दिल्ली की किले पर फिर से फहराने लगा, और इस तरीके से हुमायूं एक बार पुनः जो है भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है, और दिल्ली के सिंहासन पर पुनः सिंहासनासीन हुआ। तो एक बार पुनः जो है हुमायूं के हाथों में सत्ता आई, और अभी हुमायूं अपने जीते हुए राज्य की सुरक्षा का प्रबंध भी न कर पाया था कि उसका अंत समय भी आ गया। एक दिन जब वह दीनपना की पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसका पैर फिसल गया और नीचे जा गिरा, और उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है। ठीक है, तो उसके खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है, और खोपड़ी की हड्डी टूटने के कारण ही हुमायूं का पुनः जो है हुमायूं की खोपड़ी की हड्डी टूट जाती है, और खोपड़ी की हड्डी टूटने के कारण ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जब ये पुनः भारत के सिंहासन को प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने के बाद ये ज़्यादा दिन भारत की सत्ता का उपभोग नहीं कर पाता। कुछ महीने, लगभग 1555 यानी 21 जून 1555 को जब ये सरहिंद जीतता है, सरहिंद का युद्ध, उसके बाद जब ये शासक बनता है, और कुछ महीने लगभग 6 माह ये शासक रहा, और 6 माह के बाद ही जो है एक दिन ये दीनपना की पुस्तकालय होता है। दीनपना क्या था तो जानते रहिएगा, पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है। तो दीनपना नामक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ये कोई किताब पढ़ रहा था, और किताब पढ़ते हुए नीचे उतर रहा था। दीनपना, ठीक है, दीनपना नामक इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये नीचे उतर रहा था, और नीचे उतरने के दौरान इसका पैर फिसल जाता है। ठीक है, जब इसका पैर फिसल जाता है तो पैर फिसलने के कारण ही ये गिर जाता है, और जब ये गिरा तो इसके सर के बल ही गिरता है, और उस दौरान इसके सर की कुछ हड्डियां टूट जाती हैं, और जब सर की हड्डियां टूट जाती हैं तो इसी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ये संसार से विदा हो जाता है। और इसके मरने के बाद ही लेन पुल ने एक कमेंट किया। किसने? तो लेन पुल एक इतिहासकार है, जानते रहिएगा। लेन पुल ने कमेंट किया कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा, और लुढ़कते हुए ही अंततः इस संसार से विदा हो गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कमेंट किसने किया है, तो लेन पुल ने कहा है। और किसके लिए कहा है? तो हुमायूं के लिए कहा कि हुमायूं जीवन पर्यंत लुढ़कता रहा। लुढ़कता मतलब यहाँ से निर्वासित हुआ, चला गया काबुल, कांधार और सिंध के क्षेत्रों में, फिर वापस लुढ़कते हुए वापस आया, और वापस आके फिर सत्ता प्राप्त किया, और उसके बाद फिर दीनपना की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए इस संसार से विदा हो गया। तो जीवन पर्यंत लुढ़कता रहा। ठीक है, इस कमेंट को थोड़ा सा और परिवर्तित करके भी पूछ सकता है, कौन सा ऐसा बादशाह था जो लुढ़कते हुए इस संसार से विदा हो जाता है।
ठीक है। तो अगर ऐसा भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि हुमायूं ही ऐसा बादशाह होता है जो जीवन पर्यंत लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़कते हुए इस संसार से विदा हो जाता है, मर जाता है। तो हुमायूं का तो नाम होता है, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इसके जैसा अभागा इंसान देखने को इतिहास में नहीं मिलता। ठीक है। तो ये अपने साम्राज्य को जीवन भर ये बेचारा हमेशा परेशान रहा और साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए के चक्कर में हमेशा निरंतर यहाँ से वहाँ इस तरीके से ये युद्ध में हम अपने समय को व्यतीत किया और अंत में जो है इस संसार से ये ऐसे ही चला जाता है। ठीक है। तो हुमायूं की परिस्थितियाँ यद्यपि इसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं थी, फिर भी इसने जो है पूरी शक्ति के साथ जो है साम्राज्य में वापसी की। ये भी इसकी एक महानता का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति होता है कि अगर उसका साम्राज्य एक बार उसको मिलता है और मिलने के बाद जब साम्राज्य हाथों से निकल जाता है और पुनः साम्राज्य हाथों में आना एक बड़ी बात होती है। और हुमायूं ने पुनः उस साम्राज्य को, खोए हुए साम्राज्य को पुनः अपने हाथों में इसको जीतकर अपने हाथों में उस साम्राज्य को लिया, लेकिन कुछ दिन ही तक ही उस साम्राज्य का उपभोग कर पाया और अंततः इस संसार से विदा हो गया। तो ये पूरा आज हुमायूं का ये टॉपिक क्लियर हुआ। धन्यवाद।